जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। मैं हूँ सी वी सोना और आज हम बात करेंगे एक नए इकोनॉमिक वर्ल्ड के अपडेट की। दोस्तों, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिसर्च ने बताया कि इंडिया विल सरपास जापान बाय 2030 एंड बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया पैसिफिक। क्या है आखिर? तो दोस्तों, आगे आपको बता दें कि इंडिया जैसे फाइनेंशियल ईयर 22 में उसने एक तो फ्रांस और जर्मनी को पीछे किया था और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना था ग्लोबली। आगे हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने 2021-22 में हमने एक जो ग्रोथ देखी है जीडीपी में, आगे भी ऐसा माना जा रहा है कि एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमने अभी एक देखा कि Q1 हमारा FY24 जो गया है वो 7.3% के लगभग में गया है। तो अभी ये माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हम 6.3-6.4 एवरेज ग्रोथ हम देख सकते हैं जीडीपी में। तो अब ये कैसे होगी कि हम एशिया पैसिफिक में इतने बड़े कैसे बनेंगे, और ग्लोबली हमने ये भी बताया कि ग्लोबली इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और इसकी जो वैल्यू होगी जीडीपी की वो 7.3 यूएस ट्रिलियन होगी, जो कि 2022 में हमारी 3.5 यूएस ट्रिलियन थी। राइट। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये किस तरीके से होगा कि ग्लोबली हम थर्ड और एशिया पैसिफिक में सेकंड किस तरीके से बनेंगे। तो उसके पीछे कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एफडीआई फ्लो है, एफडीआई फ्लो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 22 से हमारा जो एक एक्सेलरेशन रेट देखने को मिला हुआ है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। अब हो भी क्यों ना हो, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात करें अगर प्रेजेंट सिचुएशंस की, तो प्रेजेंट सिचुएशन में अभी जो ग्लोबली फर्स्ट पोजीशन है वो यूएस होल्ड करता है, जिसकी जीडीपी वैल्यू है 25.5 यूएस ट्रिलियन, जो पूरे ग्लोबल जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड पोजीशन पे चाइना आता है, जिसका जो वैल्यू है वो 18 यूएस ट्रिलियन है और जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसका वो 17.9% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल जीडीपी का ग्लोबली। इसके बाद में थर्ड प्लेस पे हमारा जापान आता है, जिसका वैल्यू है USD 4.2 यूएस ट्रिलियन, और फोर्थ पे आता है हमारा जर्मनी, जिसकी वैल्यू है USD 4 यूएस ट्रिलियन। ठीक है। अब ये जो गैप है ना हमारा जापान, जर्मनी में और इंडिया में, ये ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी की जीडीपी 7.3 यूएस ट्रिलियन 2030 तक चलेगी तो हम लाइकली उसको सरपास कर सकते हैं, और जापान और जर्मनी ये दोनों पीछे हो सकते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि भाई सपोर्टिंग क्या है, किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये सरपास कर सकती है। तो पहला एट्रीब्यूट देखो, इंडिया में क्या हो रहा है कि जो मिडिल क्लास है ना, इसकी इनकम बहुत इंक्रीज हो रही है। अब हो क्या रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट और एज वेल एज जो हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, ये इतनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है ना, जिससे हो क्या रहा है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर में जो भी एमएनसीज है या फिर जो हमारे सर्विस सेक्टर में है, तो ये बहुत ही अट्रैक्ट हो रही है इंडिया के टुवर्ड्स। क्यों? क्योंकि हमारा ये मार्केट जो है ना एक बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। राइट। सेकंड हमारा क्या है, सेकेंडली हम क्या है कि हम अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हैं। राइट। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आकर के हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब एक हम बहुत बड़ा एक फेज देख रहे हैं, जहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके कारण ई कॉमर्स मार्केट इतना तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, और ये किसको हेल्प कर रहा है, ये एक कंज्यूमर इंडस्ट्री को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, इजी अवेलेबिलिटी और फास्ट सप्लाई चेन। तो ये बहुत ही एक अच्छा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। राइट। तो अब इससे हो क्या रहा है कि बाहर एक इमेज आ रही है कि भाई इंडिया में जो रिटेल मार्केट है ना, उसका बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। राइट। उसका एक जो आउटलुक है बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो नेक्स्ट ओवर द कमिंग डिकेड्स हम ये देख सकते हैं कि इंडिया की जो रिटेल मार्केट होगी वो बहुत ही एक्सपैंड कर चुकी होगी, क्योंकि कंजम्पशन लेवल डोमेस्टिकली बढ़ चुका होगा। राइट। तो इस कारण से जितनी भी ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, ये बहुत बड़े स्केल पे एक्सपेंड करेंगी, और बहुत सारी छोटी कंपनियां भी हमारी डोमेस्टिक लेवल पे वो एक्सपेंड करेंगी, क्योंकि
क्या है ना कि ये एक ई-कॉमर्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ही बड़ा स्कोप है। अब है क्या कि 2030 तक ये माना गया है कि 1.1 बिलियन पीपल विल यूज़ इंटरनेट इन इंडिया। ठीक है, जो 2020 के डेटा के मुताबिक 500 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे। तो ये जो डबल का स्कोप है ना, कि सोचो कि 2020 में 500 मिलियन और 2030 तक 1.1 बिलियन पीपल जब ये यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग होगी ना वो इंक्रीज होगी, राइट। क्योंकि हमने बताई है कि मिडिल क्लास की जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा राइज हो रहा है और इनकम भी उनकी बढ़ रही है। तो ये मार्केट भी बहुत ही एक्सपेंड करेगी, और करे भी क्यों ना, क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है जैसे 4G और 5G इंटरनेट यूज़र्स वो कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं। आगे भी जो है ना जब ये 1.1 बिलियन आगे भी जो ये 1.1 बिलियन पीपल जो यूज़ करेंगे इंटरनेट तो वो 4G 5G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे, राइट। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है कि FDI इनफ्लो। तो लास्ट 5 ईयर्स में हम एक स्टडी ग्रोथ देख रहे हैं FDI इनफ्लोज में कि कंटिन्यूसली फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा स्केल अप हो रहा है, राइट। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि आगे आने वाले सालों में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा वो बहुत ही एक्सपैंड कर चुका होगा। तो ये हम अमूमन एज्यूम कर सकते हैं कि 2030 तक नो डाउट वी विल बी ऑल इन अ गुड पोजीशन इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में भी। अभी हम ये देख ही रहे हैं कि लार्ज ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म्स लाइक गूगल और फेसबुक ये इंडिया में अट्रैक्ट हो रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो आगे आने वाले सालों में ये अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो ऐसे FDI का फ्लो और ज़्यादा आएगा, राइट। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये एक सपोर्टिंग देते हैं कि नहीं 2030 तक 7.3 US ट्रिलियन इकोनॉमी अगर हो गई तो ऑब्वियसली जापान और जर्मनी को हम सरपास कर जाएंगे।